हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 जो कि है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव और विद्युत धारा के बारे में जानने से पहले हम जानें कि विद्युत धारा क्या होती है, किन पदार्थों में से विद्युत धारा बह सकती है और किन में से नहीं बह सकती है। तो देखो, सबसे पहली बात हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा किसी भी एनर्जी सोर्स से, चाहे तो वो डायरेक्ट करंट हो या फिर सेल के माध्यम से, जब किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस यानी कि रासायनिक परिवर्तन आते हैं और उन्हीं परिवर्तनों को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखो, एक बात हम जो ध्यान दें कि आपने कभी भी ये देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हैं या बड़े हैं, या हमको भी अब इतना तो, आप भी इतने बड़े तो हैं कि आपको पता है इस बात का कि हमको हमेशा ये बताया जाता है कि कोई भी बिजली का उपकरण हो या कोई तार हो किसी जो कि कनेक्टेड हो वायर से, है ना, तो उनको कभी भी किससे नहीं छूना चाहिए, हमको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। साथ ही साथ ये भी एडवाइस दी जाती है कि हमेशा चप्पल पहनकर ही किसी इलेक्ट्रिक स्विच को हाथ लगाना चाहिए। अब उसके पीछे कारण क्या है कि क्या हमें भी करंट आ सकता है? तो बिल्कुल सही बात है ये कि हमारा जो मानव शरीर है ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, और इसीलिए हमें हमेशा हमारे बड़े यही एडवाइस देते हैं और हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी स्विच को या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हमें गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा करते समय हमेशा चप्पल या जूते भी पहने हुए होने चाहिए। तो चलो, ये तो बात हो गई नॉर्मल जानकारी की। अब हम सबसे पहली बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स यानी कि चालन करने वाले, है ना। ये जो कंडक्टर्स हैं किसके? विद्युत धारा के। दो तरह के होंगे, एक होंगे गुड कंडक्टर्स और एक होंगे बैड कंडक्टर्स। तो पहले बात हम करते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत के सुचालक। डिफाइन कर लें इनको। तो देखो, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? मटेरियल्स, नोट करते जाओ साथ के साथ, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास through them are called good conductors of electricity. इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी मेटल्स होंगे वो सभी क्या होंगे? गुड कंडक्टर। किन्हीं भी दो मेटल्स के नाम हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए आयरन, कॉपर। कॉपर आपने देखा ही होगा, वायर कभी छील के देखा हो ना, तो अंदर कॉपर का वायर होता है। हिंदी में नोट करो तो देखो, सुचालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो सकता है, उन्हें विद्युत का सुचालक कहा जाता है। विद्युत का सुचालक कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लोहा और तांबा। इसके बाद हम बात करते हैं बैड कंडक्टर्स की। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा साथ में। तो अब देखो, ये एक डेफिनेशन अगर आपने याद कर ली तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गई आपको। कैसे? कि यहां पर आपको केवल क्या करना है? विच अलाउ की जगह क्या करना है? डू नॉट अलाउ टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर भी क्या होगा? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो सकता है, उन्हें विद्युत का
कुचालक कहा जाता है, बेड कंडक्टर्स या कुचालक। ये अगर आपने नोट कर लिया है तो अब इसी को हम गुड से बेड कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, तो ये फर्स्ट हो गई कंप्लीट। अब दूसरी है बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहां हो जाएगा सुचालक की जगह कुचालक। तो सेकंड आप नोट करेंगे, बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल्स विच अलाउ की जगह हो जाएगा डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर गुड कंडक्टर की जगह आप लिख दोगे बेड कंडक्टर्स, और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका वुड एंड प्लास्टिक, है ना, लकड़ी से छूते हैं ना बिजली के तारों के ऊपर। इसके बाद कुचालक, कुचालक पदार्थ हो गए वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं हो सकता है, उन्हें विद्युत का कुचालक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण इसके हम नोट करेंगे, लकड़ी व प्लास्टिक। तो ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की। अब देखो, घर में हम विद्युत धारा का पता करते हैं ना, या कोई स्विच वगैरह खराब हो जाता है तो एक टेस्टर लेके आते हैं अपन, है ना, और जैसे उसको सॉकेट में डालते हैं तो उसमें लाइट जल जाती है, इसका मतलब हमारा सॉकेट ठीक है, नहीं जल रही इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। अब ये तो बात हो गई ठोस पदार्थों की जिनके अंदर से विद्युत का प्रवाह हो रहा है, लेकिन क्या लिक्विड्स के अंदर भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है? तो देखो, ये बिल्कुल संभव है कि लिक्विड्स की, पानी के अंदर भी तो करंट आता है, पानी लिक्विड है ना, तो विद्युत धारा का प्रवाह लिक्विड्स के अंदर भी पॉसिबल है। लेकिन अब उसको पता कैसे चले? भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं तो मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा तो है नहीं। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम ये समझते हैं कि क्या विद्युत धारा का प्रवाह लिक्विड्स के अंदर पॉसिबल है या नहीं है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि लिक्विड्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। चलो, अब यहाँ जो हम डायग्राम बनाएंगे ना, वो केवल सर्किट डायग्राम्स बनाएंगे। सर्किट मतलब जिनको देखकर ये पता चल जाए कि किस व्यवस्था के अनुसार जो बिजली के उपकरण हैं उनको व्यवस्थित किया गया है। देखो, ये जो मैं निशान बना रही हूँ ये है सेल के लिए। ठीक है, सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपने देखा होगा कि जो हमारा सेल होता है हम घड़ी में रिमोट में लगाते हैं, तो जब उसको हम रिमोट में फिक्स करते हैं तो उल्टा अगर लग जाता है तो दोबारा उसे खोल के वापस लगाना पड़ता है। तो जो एक टर्मिनल होता है वहां प्लस लिखा होता है और एक टर्मिनल होता है वहां माइनस लिखा हुआ होता है। तो ये है एक सेल। ठीक है, इस सेल से हमने ये एक बल्ब जोड़ दिया, और इस सेल के ये जो वायर है इसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं, मान लो ये हमने एक ढक्कन ले लिया छोटा सा, और इसके अंदर अब हमने ये क्या भर रखा है कि लिक्विड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदर यहाँ पर लेमन जूस या फिर विनेगर भी ले सकते हैं, कुछ भी, दोनों में से। ठीक है, ये क्या है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ये भर दिया हमने। अब क्या होगा, यहाँ हम प्लस लगा देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखो, बड़ी वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को बताएगी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये इसके अंदर दोनों जो हिस्से हैं इसके अंदर डिप कर दिए हमने। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि ये बल्ब जो होता है इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। ये बल्ब जब ग्लो कर रहा है यानी कि जल जाता है जब ये बल्ब, तो हमें ये क्या बता रहा है, अगर इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा होता तो क्या ये बल्ब जलता? नहीं जलता। तो इसका मतलब ये है कि देखो, ये अलग है वायर और ये अलग है ना, यानी कि दोनों ही तरफ से करंट का फ्लो हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, विद्युत धारा का चालन कर रहा है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया कि इससे हमें क्या पता चलता है कि लिक्विड्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि द्रव पदार्थ विद्युत का चालन करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट की मदद से ये शो कीजिए कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी विद्युत धारा का चालन करते हैं, तो आप इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, और लिखने का तरीका वही
कि हम एक छोटे से ढक्कन में विनेगर या लेमन जूस ले लेते हैं, 2 वायर लेते हैं, एक वायर को सेल से और दूसरे को हम किससे जोड़ देते हैं, एक बल्ब से जोड़ देते हैं, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद जो बल्ब है इससे जुड़े वायर्स को हम एक इस ढक्कन के अंदर डिप करके रखते हैं। थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि बल्ब ग्लो करने लगता है, जो कि हमें ये बताता है कि लिक्विड्स जो होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग तरह के जो लिक्विड्स हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, और इस तरह विद्युत धारा का चालन लिक्विड्स की मदद से हो सकता है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, वाटर जो होता है ये विद्युत धारा का चालन कर सकता है, लेकिन कौन सा वाटर कर सकता है? टैप वाटर है, आपने किसी कुएं से हम पानी लाए, नदी से लाए, झरने से लाए, ये सब कर सकते हैं। लेकिन एक पानी होता है एक तरह का जो कि विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, जो कि है डिस्टिल्ड वाटर। इसको कहते हैं आसुत जल, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में है ये। अब देखिए, टैप वाटर है या किसी भी और सोर्स से लिया गया जो पानी है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स या कुछ अशुद्धियां मिली हुई हो सकती हैं। लेकिन ये जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ये एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। इसीलिए ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। बाकी जो पानी की फॉर्म्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है ये तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता, जबकि नल के पानी में विद्युत धारा का चालन होता है। तो रीजन आप ये लिखिए कि कई प्रकार के सॉल्ट्स और अशुद्धियां, मैनी काइंड ऑफ impurities and salts are dissolved in tap water. So tap water is a good conductor of electricity, whereas distilled water does not allow electricity to pass through it. इसी कारण डिस्टिल्ड वाटर में से विद्युत धारा का चालन नहीं हो पाता है। चलो, तो ये हो गई बात किसकी? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन लिक्विड्स की मदद से। और अब हम आते हैं अपने चैप्टर के मेन टॉपिक पर, जो कि है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने पर, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके अंदर केमिकल चेंजेस आए। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट टू शो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, एक ब्रिटिशर केमिस्ट थे विलियम निकोलसन। विलियम निकोलसन जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जब करंट पानी के अंदर भेजा जाता है तो पानी जो है वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है, यानी कि पानी होता है H2O, इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती हैं। और इसके लिए एक हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जिससे हमें ये पता चले कि विद्युत धारा का चालन करने पर जल जो है, यानी पानी जो है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो, इसके लिए किया क्या है, ये एक बीकर है या कोई बड़ा पात्र ले लिया हमने, ठीक है। अब कोई पुराना सेल ले लिया और उस पुराने सेल में से जो 2 कार्बन की छड़ें जो है वो निकाल ली, और उनके ऊपर वाली जो कैप है वो हमने एज सच निकाल दी। तो ये मान लो ये 2 कार्बन की छड़ है, जो कि हमने ये इसके ऊपर वो जो टोपी सी लगी रहती है ना, उसको वैसा ही रहने दिया है। और अब इनके चारों तरफ हमने क्या किया है, कॉपर के वायर को लपेट दिया है, दोनों ही कार्बन की छड़ों के ऊपर। अब ये जो वायर है, क्योंकि हमें केमिकल इफेक्ट को बताना है, तो अब ये जो वायर है इसको हमने जोड़ दिया है एक सेल से। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैसे पता चलाते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा का चालन हो रहा है या नहीं हो रहा है?
तो देखो इसके अंदर हमने भर दिया पानी, ये हो गया वाटर, ये हो गई कार्बन रॉड, ये हो गई मेटल कैप और ये हो गई सेल। ठीक है, आगे देखो अब किया क्या है हमने कि ये 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, यानी कि कार्बन की छड़ ले ली, इन पर ये मेटल की कैप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी, पानी भर दिया है और सेल से जोड़ दिया है। सेल से जोड़ते ही क्या होगा, इस जल के अंदर करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट पास जब होगा तो हम क्या देखेंगे, देखो इलेक्ट्रोड्स के दोनों सिरे जो हमने पानी में डुबो दिए, हम ये देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है ना, इनके पास में छोटे छोटे पानी के अंदर बुलबुले हमें दिखाई देंगे। अब ये जो पानी के अंदर जो बुलबुले दिखाई देंगे, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई गैस जो है वो रिलीज हो रही है। अब देखो जल का सूत्र होता है H2O, इसको हम कैसे परिवर्तित करते हैं 2H2O, तो ये परिवर्तित हो जाता है 2H2 और O2 के अंदर। अब ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन पर पाया जाता है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो यहाँ तो ऑक्सीजन, और नेगेटिव टर्मिनल पर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और ये जो गैस है धीरे धीरे बुलबुलों के रूप में निकलकर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर चली जाती है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि विद्युत धारा का चालन करने पर किसी लिक्विड के अंदर, उसके अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। देखो जल ये था, है ना, और किसमें बदल गया, इसमें, तो इसकी केमिकल संरचना में परिवर्तन आया कि नहीं आया, इसकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन आया। जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर चेंजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, और इसीलिए इसको क्या कहा हमने, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आज की क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट पर आपका चैप्टर डिपेंड करता है, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। डायग्राम एकदम इजी सा है, लिखने में भी इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। बोर्ड एग्जाम्स पास हैं, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, साइंस मैथ्स के साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी अच्छे से करते रहो। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।